हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमैर। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेंडर इंजन्स के बारे में। ब्लेंडर में हम दो तरह के रेंडर इंजन्स यूज़ करते हैं, एक ईवी, दूसरा साइकिल्स। इन दोनों रेंडर इंजन्स के दरमियान क्या फ़र्क है, रेंडर की सेटिंग्स कैसे करनी है, सैम्पल्स क्या होते हैं, कौन सा रेंडर इंजन बेस्ट है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। ब्लेंडर ओपन करने के बाद जब आप यहाँ राइट साइड पे प्रॉपर्टी विंडो में आते हैं तो टॉप से सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करने पर आपको रेंडर प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मिलते हैं रेंडर इंजन्स और उनकी सेटिंग्स। रेंडर इंजन में सबसे ऊपर आपको ये ईवी लिखा नज़र आ रहा है। ये ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट रियल टाइम इंजन है जो कि बहुत ही बेहतरीन और फास्ट है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको मज़ीद दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक वर्क बेंच है और दूसरा साइकिल्स। रेंडर करने के लिए हम वैसे तो ईवी और साइकिल्स ही यूज़ करते हैं, लेकिन वर्क बेंच क्या होता है ये मैं आपको एंड में बता दूंगा। इसको हम यूज़ नहीं करते, लेकिन ये इसके अंदर दिया गया है, इसका भी एक मकसद है। पहले हम देखेंगे रेंडर इंजन ईवी। रेंडर इंजन के नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग में आपको दो तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, एक है रेंडर और दूसरा है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या है, जो आपको यहाँ सीन में इस वक्त प्रीव्यू नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं हम व्यू पोर्ट, ठीक है। और रेंडर क्या चीज़ है, रेंडर वो चीज़ जो आप इसका फाइनल आउटपुट रेंडर करेंगे। रेंडर के ऑप्शन में आपको लिखा नज़र आएगा बाय डिफ़ॉल्ट 64 और व्यू पोर्ट में लिखा आ रहा है 60। ये क्या चीज़ है, ये हैं आपके सैम्पल्स। सैम्पल्स क्या होते हैं, सैम्पल्स इज़ जस्ट लाइक पिक्सल्स। जैसे हम फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह में इमेज की रेजोल्यूशन को बढ़ाने या घटाने के लिए पिक्सल्स यूज़ करते थे, यहाँ पे हम सैम्पल्स यूज़ करते हैं। आपके रेंडर के सैम्पल्स जितने कम होंगे, आपकी रेंडरिंग की क्वालिटी जो फाइनल इमेज होगी, फाइनल आउटपुट, उसकी क्वालिटी उतनी कम होगी। और जितने ज़्यादा सैम्पल्स आप रखेंगे यहाँ पे 64 से 100, 2000, 5000 जितने भी आप रखेंगे, आपका जो फाइनल रेंडर रिज़ल्ट होगा वो उतना बेहतरीन होगा। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका रेंडर टाइम भी इंक्रीज़ हो जाता है। जितने ज़्यादा सैंपल्स होंगे आपका रेंडर टाइम भी उतना ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है। व्यू पोर्ट और रेंडर का ये जो रेशो है, आप देखें रेंडर 64 है बाय डिफ़ॉल्ट और व्यू पोर्ट 16 है ओनली। तो ऐसा क्यों है, ये आप चेंज कर सकते हैं, आप सेम भी रख सकते हैं। व्यू पोर्ट क्योंकि हमें यहाँ पे प्रीव्यू क्विकली चाहिए होता है, इसलिए हम व्यू पोर्ट का मिनिमम ही रखते हैं साइज सैंपल्स का, ताकि हमें क्विकली यहाँ पे प्रीव्यू शो हो सके। प्रीव्यू शो करने के लिए दो तरीके हैं जो कि मैंने अपनी पिछली व्यू पोर्ट वाली क्लास में बताया था, जिसमें हमने ये प्रीव्यू मोड्स पढ़े थे। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की Z प्रेस करें और यहाँ पे एक छोटा सा पाई मेन्यू ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप इस रेंडर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ इस रेंडर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अब आप देखें कि मैंने जैसे ही रेंडर व्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये बॉक्स ग्रे कलर से रेड कलर का हो गया। इसकी वजह ये कि मैंने इसके ऊपर एक रेड कलर का मटेरियल अप्लाई कर रखा था, जो कि हम आगे चल के सीखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। सॉलिड मोड में ये इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम रेंडर व्यू में जाके देखते हैं तो ये इस तरह का नज़र आता है, राइट। इसके अलावा आप यही प्रीव्यू देख सकते हैं मटेरियल में भी। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार मटेरियल में और रेंडर में क्या फ़र्क है, इसमें तो दोनों में हमें मटेरियल शो हो रहा है, तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप मटेरियल व्यू में देखेंगे तो इसके ऊपर आपको सिर्फ मटेरियल का प्रीव्यू नज़र आएगा, चाहे आपने इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई किया हो या कोई सिंपल कलर अप्लाई किया हो, सिर्फ वो दिखाई देगा। लेकिन रेंडर व्यू पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, आप देखें कि एनवायरनमेंट में आपको एक चेंज नज़र आएगा। तो आप देखें कि अब ये थोड़ा सा ब्राइट हो गया। उसकी वजह ये कि रेंडर व्यू में आपका जो जितनी भी लाइट्स ऐड होती हैं, जितने भी सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, ये रेंडर व्यू में उस लाइट का इफेक्ट भी आपको दिखा रहा होता है और शेडो भी दिखाएगा, ठीक है। जबकि मटेरियल प्रीव्यू के अंदर सिर्फ आपको मटेरियल ही दिखाएगा और इसकी वजह से आपका ब्लेंडर हेवी नहीं होगा। जबकि रेंडर व्यू में जाने के ऊपर अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या बहुत हेवी मटेरियल आपने अप्लाई किया है, तो आपका ब्लेंडर थोड़ा सा लैगी हो जाएगा और थोड़ा सा स्लो रन करने लगेगा। तो वापस आते हैं रेंडर इंजन की तरफ। सैंपल्स यहाँ से आप मैक्सिमम जितने चाहे रख सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल 100 रख रहा होता हूँ। आप चाहे 500 भी रख सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट में 500 सैंपल्स में रेंडर करता हूँ, कोई 1000 सैंपल्स में भी रेंडर करता हूँ और कोई में 100 पे भी करता हूँ। लेकिन मैं 100 से नीचे नहीं रखता इसको, 100 पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ जाती है।
इसी तरह व्यू पोर्ट आप चाहें तो 16 भी रख सकते हैं, आप चाहें तो सेम भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 50 ले लेता हूँ दोनों के लिए। इसके नीचे ऑप्शन मिलता है व्यू पोर्ट डीनॉइजिंग का। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस प्रीव्यू मोड के अंदर नॉइस नज़र ना आए तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये सिर्फ व्यू पोर्ट के लिए है, ठीक है। ये सिर्फ व्यू पोर्ट के ऊपर डीनॉइस करने का ऑप्शन है। रेंडर का ऑप्शन अलग से है। ईवी के अंदर हम रेंडर करने से पहले डीनॉइस कैसे करते हैं वो हम आगे चल के सीखेंगे जब हम शेडिंग नोड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके नीचे एक और ऑप्शन है जिसका नाम है एम्बिएंट ऑक्लूजन। एम्बिएंट ऑक्लूजन क्या होता है कि ये शेडोज के लिए होता है। जस्ट लाइक हम किसी हॉल के अंदर से देख रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, लाइक पाइप्स वगैरह। तो अगर आपको उस तरह की शेडिंग या लाइट्स वगैरह का इफेक्ट आपको रेंडर के बाद देखना है तो आप इसको यहाँ से खोल सकते हैं। ये ऑप्शन क्यों खोलना है, इसकी वजह ये है कि ये जो हमारा ईवी रियल इंजन है रेंडर का, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं करता, ठीक है। रेंडर करने से पहले आपको इन तमाम ऑप्शंस को मैनुअली खोलना पड़ता है, तभी ये रेंडर व्यू में आते हैं। अदरवाइज ये इफेक्ट जो आपको व्यू पोर्ट में नज़र आ रहा होगा वो रेंडर होकर नज़र नहीं आएगा। उसकी एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा ब्लूम में। तो एम्बिएंट ऑक्लूजन इफेक्ट अगर आपने अप्लाई किया हुआ इसके ऊपर कोई इस तरह का मटेरियल, तो जब तक आप रेंडर करने से पहले इसको यहाँ पे ऐसे टिक का निशान नहीं लगाएंगे तो ये रेंडर होके अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, इस एरो पे क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं। इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को आप ना ही छेड़ें तो अच्छा है, इसको डिफ़ॉल्ट ही पे रहने दें। इसके नीचे है ब्लूम का इफेक्ट। ब्लूम क्या चीज़ होती है, अगर आप इसके ऊपर कर्सर ला के देखें तो ये आपको टूल टिप में भी बताता है ये क्या चीज़ है। जैसे अभी इसने टूल टिप दी है कि हाई ब्राइटनेस पिक्सल्स जनरेटेड ए ग्लोइंग इफेक्ट, यानी अगर आपने अपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ग्लोइंग इफेक्ट अप्लाई किया है, इमिशन शेडर अप्लाई किया। इमिशन शेडर क्या होता है कि वो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर एक ग्लो, एक्स्ट्रा ग्लो पैदा करता है। लाइक जैसे नियॉन लाइट्स वगैरह होती हैं उनके अंदर आपने देखा होगा, या आपने अपने किसी ऑब्जेक्ट में ग्लो इफेक्ट अप्लाई किया है तो उसको रेंडर करने से पहले आपको यहाँ से उसे इनेबल करना पड़ेगा, या यहाँ पे प्रीव्यू लेने से भी पहले। अभी इसके ऊपर वो ग्लो इफेक्ट मैंने अप्लाई किया हुआ है लेकिन आपको यहाँ व्यू पोर्ट में शो नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है कि वो मैंने यहाँ से अभी तक इनेबल नहीं किया। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा आप देखें इसके ऊपर एक ग्लो इफेक्ट आ गया। इस तरह का इफेक्ट अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई किया है तो रेंडर इंजन ईवी में उसका प्रीव्यू लेने के लिए और उसको रेंडर करने के लिए आपको इस ऑप्शन को यहाँ से खोलना पड़ता है। इसके अंदर भी मज़ीद सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स को आप ना छेड़ें तो अच्छा है। सिर्फ आप इसकी इंटेंसिटी चाहें तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ से 100 कर सकते हैं या इसको मज़ीद कम भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.5 होता है, इसको इतना ही रहने दें, सॉरी 0.05 होता है। तो ये ब्लूम इफेक्ट आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसके नीचे है डेप्थ ऑफ फील्ड, जो हमने अपने कैमरे वाली क्लास में पढ़ा था। अगर आपने अपने सीन के अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड अप्लाई किया है तो आप उसकी सेटिंग्स यहाँ से थोड़ी सी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक हाई क्वालिटी में अगर आपको चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये मैक्सिमम साइज, थ्रेशोल्ड वगैरह ये आप ना छेड़ें तो अच्छा है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इसके नीचे है सब सरफेस स्कैटरिंग, इसको ना छेड़ें, इसको बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ रहने दें। इसके नीचे जो चीज़ है ये आपके काम की है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ब्लूम इफेक्ट उस वक्त तक आपको यहाँ पे शो नहीं होगा जब तक आप इसको यहाँ से इनेबल नहीं करेंगे। सेम इसी तरह अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट या गिलास वगैरह आपने कोई बनाया है तो वो आपको यहाँ प्रीव्यू में और रेंडर के बाद उस वक्त तक शो नहीं होगा जब तक आप यहाँ से स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये मिरर्स वगैरह के लिए भी यूज़ होता है और ग्लास वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। तो आप इसको जब तक यहाँ से चेक नहीं करेंगे और इसको खोल के इसके अंदर सेटिंग में ये रिफ्लेक्शन वाला ऑप्शन नहीं इनेबल करेंगे तब तक आपको यहाँ पे ना प्रीव्यू में ग्लास इफेक्ट नज़र आएगा ना रेंडर होने के बाद नज़र आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में फिर देखेंगे जब हम मटेरियल्स अप्लाई करना सीखेंगे और उनको रेंडर करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है मोशन ब्लर का। मोशन ब्लर क्या चीज़ है, अगर आपने कोई फास्ट मूवमेंट क्रिएट की है अपनी एनिमेशन में, लाइक गाड़ी का टायर हो गया, ठीक है, या कोई पंखा चल रहा है या और कोई चीज़ ऐसी
रोटेशन वाली एनिमेशन आपने कोई अप्लाई की किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि मोशन ब्लर का इफेक्ट भी नज़र आए, जो कि एक रियलिस्टिक चीज़ होती है। जब भी हम कोई मूविंग ऑब्जेक्ट देखते हैं, लाइक गाड़ी का टायर हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो अगर राइट साइड पे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमें ऐसा भी लगता है कि वो थोड़ी देर के बाद एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है या थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है। तो उसके लिए हमें यहाँ से मोशन ब्लर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, मोशन ब्लर की भी अपनी सेटिंग्स हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे तो अच्छा है, लेकिन आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे चल के सीखने वाले एनिमेशन वाली क्लास में। इसके बाद अगला ऑप्शन है वॉल्यूम मैट्रिक्स का। वॉल्यूम मैट्रिक्स लाइट का इफेक्ट होता है। वॉल्यूम मैट्रिक अभी हमने पढ़ा नहीं कि वॉल्यूम मैट्रिक्स लाइट्स क्या होती हैं, ये जब हम मटेरियल्स वगैरह अप्लाई करना सीखेंगे उस टाइम पे पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे परफॉर्मेंस है, इसको आप हाई क्वालिटी में रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेयर है, ये फिज़िक्स से रिलेटेड है, और शेडोज़ हैं, हेयर और परफॉर्मेंस वगैरह ये हम आगे चल के देखेंगे। शेडोज़ में आप अगर अच्छी क्वालिटी का शेडो चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका क्यूब साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 512 पिक्सल से, आप चाहें तो 1K रख सकते हैं, 2K या 4K भी रख सकते हैं, बट इसको इंक्रीज़ करने से आपका रेंडर टाइम भी इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपके पास एक एवरेज पावर का पीसी है तो आप इसको 512 पे ही रहने दें, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने बहुत अच्छा इंक्रीज़ करके इसका इफेक्ट स्मूथ बनाना है तो आप इसको 1024 से ऊपर मत सेलेक्ट करें, वरना रेंडर टाइम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके अलावा आप ये हाई बिट डेप्थ भी अप्लाई कर सकते हैं 512 के साथ, लेकिन इससे भी आपका रेंडर टाइम बढ़ जाता है। इसके बाद नीचे इनडायरेक्ट लाइटिंग है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसको बेक करना पड़ता है, ये फ़िलहाल एज ए बिगनर आपके काम की चीज़ नहीं है, ना आपको समझ आएगी। इसके नीचे एक और ऑप्शन है फिल्म का, ये आपके काम की चीज़ है। इसको अगर आप खोलें तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसपेरेंट का। अगर आप अभी गौर करें तो इस सीन के ऊपर एक बाय डिफ़ॉल्ट कलर अप्लाई है, और वो कलर है ग्रे कलर का। ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से रेंडर करता हूँ, रेंडर में जाके मैं रेंडर इमेज करूँगा, तो आप देखें कि मेरा ये क्यूब रेंडर होके आ चुका है, और इसके बैकग्राउंड में आपको एक ग्रे कलर का बैकग्राउंड शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ट्रांसपेरेंट PNG फाइल एक्सपोर्ट करें जिसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड ना हो, और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं फोटोशॉप वगैरह में कोई मॉडल बना के या किसी और प्रोजेक्ट में, या आप कोई 3D एनिमेटेड लोगो बना के और उसको एज ए ट्रांसपेरेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि आप अपनी वीडियो एडिटिंग के दौरान उस लोगो को यूज़ कर सकें, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को फिल्म खोल के ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर दें। आप देखिए जैसे ही मैंने ट्रांसपेरेंट पे क्लिक किया, अब इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब अगर मैं इसको यहाँ से रेंडर पे जाके रेंडर इमेज करूँ, या इसको रेंडर करने के लिए F12 की भी मैं प्रेस कर सकता हूँ, तो आप देखें कि अब जो मेरे पास रेंडरिंग रिज़ल्ट आया है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ है। इसको आप चाहें तो यहाँ से इमेज पे क्लिक करें और यहाँ से जाके इसको सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए फाइल फॉर्मेट PNG है क्योंकि मैंने इसको ट्रांसपेरेंट करना है, और नीचे इसके है कलर सेटिंग है, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये RGB कलर्स हैं और RGBA है। आपने इसको RGBA पे रख के ही सेव करना है। A का मतलब होता है अल्फ़ा, यानी कि 0 बैकग्राउंड, ठीक है, यानी कि 100% ट्रांसपेरेंट। उसके बाद कलर डेप्थ है, ये अपने 8 पे रहने चाहिए। कंप्रेशन अगर आप 0 कर देंगे तो इसकी क्वालिटी मज़ीद थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और यहाँ से आप फाइल का नाम रख सकते हैं कुछ भी, और यहाँ से आपने करना है सेव एज इमेज। इसको बंद कर देते हैं। और अब अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो आप देखें कि ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फाइल आ चुकी है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँ तो इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो वो आप यहाँ फिल्म में से ट्रांसपेरेंट ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। उसके नीचे ऑप्शन है सिंपलीफाई का। सिंपलीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये उसके अंदर जितने भी सब डिविजन्स हैं ये उनको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेगा क्वालिटी के ऊपर, और रेंडरिंग टाइम आपका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है। अमूमन तो मैं इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि सम टाइम इससे आपका जो फाइनल आउटपुट होता है उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। आप चाहें तो अप्लाई करके और चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता आउटपुट का तो आप इसको रेंडर टाइम कम करने के लिए सिंपलीफाई चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे ग्रीस पेंसिल है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे ये क्या चीज़ है, फ्री स्टाइल को भी। अब जो लास्ट में इस सेटिंग्स के अंदर आपके काम की चीज़ है वो कलर मैनेजमेंट। इसकी कलर मैनेजमेंट को जब आप ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है डिस्प्ले डिवाइस का।
डिस्प्ले डिवाइस आपने sRGB ही रखनी है। अगर आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह में ऑलरेडी काम कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि sRGB एक कलर की प्रोफाइल होती है जो कि डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ होती है, नॉट प्रिंट मीडिया के लिए CMYK यूज़ होता है। तो ये sRGB आपने रहने देना है। वैसे इसके अंदर और भी ऑप्शन है XYZ नन वगैरह। उसके नीचे ऑप्शन है व्यू ट्रांसफॉर्म, ये बाय डिफ़ॉल्ट फिल्मिक पे होता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको फिल्मिक पे ही रहने दें। फिल्मिक का रिज़ल्ट बहुत रियलिस्टिक होता है और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। और ये ब्लेंडर ने शुरू में इसको ऐड नहीं किया था, इसका अलग से पुराने वर्जन के अंदर एक एड ऑन इंस्टॉल करना पड़ता था, फिर हम फिल्मिक अप्लाई करते थे। लेकिन जब इस रिज़ल्ट की डिमांड आई और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ तो ब्लेंडर ने बाय डिफ़ॉल्ट ही इसको अप्लाई कर दिया ब्लेंडर के अंदर। और अब जब भी आप ब्लेंडर का कोई वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे व्यू ट्रांसफॉर्म फिल्मिक ही होता है। इसके अंदर स्टैंडर्ड भी है, फिल्मिक लॉक रा वगैरह भी हैं। आप इनको अप्लाई करके और रेंडर करके इनका फ़र्क जान सकते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको फिल्मिक पे रहने दें। इसके नीचे है लुक का ऑप्शन। लुक क्या चीज़ है, अगर आप इसका कंट्रास्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपसे पूछेगा कि आपने अपने सीन के ऊपर कितनी क्वांटिटी का कंट्रास्ट अप्लाई करना है। वेरी लो होना चाहिए, मीडियम लो कंट्रास्ट होना चाहिए, हाई होना चाहिए या वेरी हाई होना चाहिए। मैं बात औकात वेरी हाई कंट्रास्ट पे इसको रेंडर करता हूँ, कभी मीडियम पे कभी हाई पे। आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट रेंडर करने से पहले इनको अप्लाई करके देख लें कि किसमें आपका फाइनल आउटपुट ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसका कंट्रास्ट की सेटिंग्स कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको मीडियम पे कर देता हूँ। उसके नीचे है एक्सपोजर। एक्सपोजर का आपको पता होगा क्या चीज़ होती है। एक्सपोजर इसकी ब्राइटनेस वगैरह को बढ़ाता है। एक्सपोजर को ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, मैं इसको 0 कर रहा हूँ। इसी तरह गामा की सेटिंग है, ये अगर आप कैमरा वगैरह यूज़ करते हैं फोटोशॉप में तो आपको पता होगा, फ़ोटो एडिटिंग वगैरह अगर आप करते हैं या आपने कभी की है। उसके नीचे सीक्वेंसर है, ये आपने sRGB पे ही रखना है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल ऑप्शन इसका है यूज़ कर्व्स। ये फ़ोटोशॉप में अगर आपने कर्व्स यूज़ किए हों, ये उसी तरह कर्व है। अगर आप यहाँ से लुक में जाके यहाँ से अगर आप कोई भी कंट्रास्ट अप्लाई नहीं करना चाहते, आप अपना कस्टम कंट्रास्ट ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको इस तरह कर्व बना के कंट्रास्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम फोटोशॉप में ये एक एस कर्व बहुत फेमस है, वो अप्लाई किया करते थे। आप यहाँ से उसी तरह पॉइंट्स ऐड करके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके अंदर कंट्रास्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। और इसको रीसेट करने के लिए आप यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे और रीसेट कर्व करेंगे तो ये अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा और यहाँ से आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक सेटिंग्स EV इंजन की। अब हम चलते हैं अपने साइकिल्स इंजन की तरफ। यहाँ पे मैं क्लिक करके साइकिल सेलेक्ट करूँगा और साइकिल इंजन सेलेक्ट करते ही अगर आप यहाँ मेरे लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे सैंपल्स इसने काउंट करना शुरू कर दिए हैं। लाइक अगर मैं थोड़ा सा फिर इसको अपने व्यू को मूव करूँ जस्ट लाइक दिस, तो आप देखें इसने फिर 0 से शुरू किया और ये 1024 तक इसके सैंपल्स लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ व्यू पोर्ट में 1024 सैंपल्स सेलेक्ट हैं। लाइक जैसे हमारे पास EV के अंदर यहाँ व्यू पोर्ट में 16 सैंपल सेलेक्ट थे और ऊपर हमारे पास थे 64। ठीक है, तो साइकिल्स के अंदर भी इसी तरह एक रेंडर व्यू के सैंपल्स हैं और एक व्यू पोर्ट के सैंपल्स हैं। लेकिन इनसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फीचर की। साइकिल्स में एक अच्छी बात यह है कि आप ब्लेंडर को बता सकते हैं कि आपने किस डिवाइस के अंदर रेंडरिंग करनी है, CPU में या GPU में। GPU क्या होता है? आपका ग्राफिक कार्ड जो होता है। अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगा है लेकिन वो ब्लेंडर को सपोर्ट नहीं करता तो आप उसको CPU के ऊपर रेंडर कर सकते हैं। लेकिन CPU के ऊपर रेंडर करने पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। और याद रखें कि EV की निस्बत साइकिल्स ज़्यादा टाइम लेता है रेंडरिंग के लिए, लेकिन साइकिल्स जो है वो EV से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है लाइट के हवाले से, शेडोज़ के हवाले से। और इसके अंदर आपको मैनुअल हर चीज़ को इनेबल नहीं करना पड़ता। जैसे कि हम EV में एम्बिएंट ओक्लूजन, ब्लूम और स्क्रीन स्पेस रिफ्रैक्शन वगैरह इनेबल करते हैं, उस तरह साइकिल्स में आपको नहीं करना पड़ता है। इसमें खुद ब खुद जो चीज़ आपने अप्लाई की होती है वो उसको एज इट इज़ ही रेंडरिंग में भी अप्लाई करके आपको आउटपुट देता है। अगर आपका GPU
पावरफुल है तो आप यहाँ से डिवाइस में सेलेक्ट करके GPU कंप्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सपोर्ट नहीं करते तो आप CPU पर ही रेंडर करें। और वैसे भी अगर आपका GPU जो है यानी ग्राफिक कार्ड जो है वो साइकिल्स को या ब्लेंडर को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अगर आप यहाँ से GPU सेलेक्ट कर भी लेंगे तब भी वो GPU में उसको रेंडर नहीं करेगा। ठीक है, साइकिल्स ये खुद डिसाइड कर लेता है कि आपका GPU सपोर्टेड है कि नहीं, और वो इन्फॉर्मेशन मिलती है इसको ब्लेंडर से। वो कहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आप यहाँ से जाएंगे एडिट मेन्यू में, और एडिट मेन्यू में जाने के बाद आप जाएंगे प्रेफरेंसेस में, और प्रेफरेंसेस में जब आप आएंगे यहाँ सिस्टम पे, जो कि नीचे से तीसरा ऑप्शन है, यहाँ आप देखें लिखा हुआ है साइकिल्स रेंडर डिवाइसेस। ठीक है, मेरा इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट नन पर है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बल्कि मैंने इसको खुद नन पर रखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि मेरा जो ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर एनवीडिया का, वो ब्लेंडर को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, CUDA, OptiX और HIP। ये रेंडर करने की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे बेस्ट और फास्ट है CUDA। आप कोशिश करें कि आपके पास जो भी सिस्टम है उसके अंदर वो ग्राफिक कार्ड लगा हो जो CUDA को सपोर्ट करता हो, क्योंकि CUDA बहुत ही फास्ट रेंडर करता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो क्योंकि मेरा ग्राफिक कार्ड सपोर्ट नहीं करता साइकिल्स को और रेंडरिंग को, तो अगर मैं CUDA पे क्लिक करूं तो आप देखें कि मुझे मैसेज दिखा रहा है यहाँ पे कि नो कंपेटेबल GPUs फाउंड फॉर साइकिल्स, रिक्वायर्स NVIDIA GPU और ये ब्ला ब्ला जो भी लिखा है। अगर आपका ग्राफिक कार्ड CUDA सपोर्ट नहीं करेगा तो आपका रेंडर टाइम बहुत ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ एडिट में आके प्रेफरेंसेस में चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पे सैम्पलिंग में। सैम्पलिंग वही है कि व्यू पोर्ट, यानी यहाँ के ऊपर यहाँ पे आपको प्रीव्यू कितने सैम्पल्स का दिखाए। यहाँ पे 1024 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप इसको कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 कर देता हूँ यहाँ पे, और आप यहाँ पे देखिएगा जैसे ही मैं व्यू यहाँ से चेंज करूँगा ये 0 से 10 तक ले जाके इसको काउंट करेगा और यहाँ पे मुझे एक प्रीव्यू शो कर देगा। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हेवी है या बड़ा प्रोजेक्ट है या ज़्यादा मटेरियल अप्लाई किया है तो इसका आप व्यू पोर्ट मिनिमम ही रखें तो अच्छा है। फिर आपको इसका प्रीव्यू जो है क्विक देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ बहुत टाइम लगता है अगर आपके पास ख़ास तौर पे GPU सपोर्ट ना हो तो। इसके नीचे डीनॉइस का ऑप्शन है। आप व्यू पोर्ट में अगर नॉइस को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ डीनॉइस पे क्लिक कर सकते हैं, ये व्यू पोर्ट से आपकी नॉइस रिमूव कर देगा। उसके नीचे रेंडर है। रेंडर में आपने कितने सैंपल्स रखने हैं रेंडर करने के लिए, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम 100 रख रहा होता हूँ। आपके पास जितनी पावरफुल मशीन है आप उस हिसाब से इसको मैक्सिमम सैंपल्स रख के रेंडर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा सैंपल्स रखेंगे आपके पास उतना अच्छा रिजल्ट आएगा रेंडर होके। ठीक है, और यहाँ से भी आप रेंडर व्यू में डी नॉइस को हमेशा चेक करें ताकि आपकी फाइनल रेंडरिंग में नॉइस ना हो। ठीक है, सैम्पलिंग के नीचे बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं, आपको ये वॉल्यूम, हेड, सिंप्लीफाई, ये तमाम वही ऑप्शंस हैं जो हमने अभी ईवी इंजन्स में यहाँ पे डिटेल में पढ़े थे। ठीक है, तो उनको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये फिल्म है, यहाँ से आप PNG ट्रांसपेरेंट अगर रेंडर करना चाहते हैं तो आप यहाँ ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके रेंडर कर सकते हैं। इसी तरह कलर मैनेजमेंट है और बाकी तमाम सेटिंग्स वही हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शंस की तरफ, जो कि है आउटपुट प्रॉपर्टीज़। आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में आपको सबसे पहले फॉर्मेट देखने को मिल रहा है जिसमें लिखा है रेजोल्यूशन। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें HD मूवी की रेजोल्यूशन सेलेक्ट होती है 1920x1080, लेकिन आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम के लिए अगर कोई एनिमेशन या रेंडर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 1080 भी रख सकते हैं। अगर आप YouTube शॉर्ट्स के लिए कोई एनिमेशन बना रहे हैं या फेसबुक रील के लिए या इंस्टाग्राम के लिए तो पोर्ट्रेट मोड भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन अपने हिसाब से। ठीक है, इसके नीचे ऑप्शन है परसेंटेज का। परसेंटेज में आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से रेजोल्यूशन चेंज किए बगैर इसको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1000 की रेजोल्यूशन, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये 500x500 पर रेंडर हो, तो मैं यहाँ से कम करने के बजाय इसको 100 के बजाय 50% भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये 500 x एक्सिस और 500 y एक्सिस पर रेंडर करेगा। इसके नीचे ऑप्शन है रेंडर रीजन का। रेंडर रीजन क्या करता है, जो भी एरिया आपका कैमरा व्यू में नज़र आ रहा होता है, जो कि हमने कैमरा वाली क्लास में पढ़ा था, आप चाहते हैं कि यहाँ व्यू पोर्ट में सिर्फ
उतना ही पार्ट इसका रेंडर हो जितना कि कैमरे में नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ से रेंडर रीजन सेलेक्ट करते हैं। देखें जैसे ही मैं यहाँ पे रेंडर इंजन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक रेड कलर की डॉटेड लाइन आ गई। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ख़ासतौर पे अगर आपके पास लो पावर का पीसी है। अगर आपके पास हाई पावर का है तब भी आप ये रेंडर रीजन यूज़ करें। इससे क्या होगा कि जितना पार्ट आपका यहाँ पे कैमरा व्यू में शो हो रहा है ये उतना पार्ट ही रेंडर करेगा और बहुत फास्ट प्रीव्यू आपको शो करेगा। इसके नीचे क्रॉप टू रेंडर रीजन है, इसको चेक मत करें, इससे आपकी क्वालिटी लो हो जाती है। इसके नीचे है फ्रेम रेट बाय डिफ़ॉल्ट 24 फ्रेम्स पर सेकंड्स होता है। लेकिन अगर आप कोई एनिमेशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं लाइक प्रीमियर के लिए या फिल्मोरा के लिए या किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए जहाँ पे आपने जाके अपनी फाइनल वीडियो एडिटिंग करनी है, तो आप यहाँ से मिनिमम 25 फ्रेम पर सेकंड्स ले लें, क्योंकि वीडियो एडिटिंग मिनिमम 25 और 30 के दरमियान होती है। ठीक है, 25 पे या 30 पे, और अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है तो 60 फ्रेम पे भी होती है। और आप चाहें तो यहाँ से कस्टम भी सेटिंग लेके अपनी कस्टम सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। मैं जब एनिमेशन एक्सपोर्ट कर रहा होता तो मैं यहाँ से 25 ले लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं स्टिल इमेज रेंडर करने के लिए 24 फ्रेम ही यूज़ करता हूँ। इसके नीचे है फ्रेम रेंज। ये बहुत काम की चीज़ है, ये उस वक्त काम आते हैं जब आप एनिमेशन एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ मैंने अपनी एनिमेशन की जो विंडो थी वो मर्ज की हुई थी पहले दिन से ही। अगर आपको याद हो, आप पहली क्लास से देख रहे हैं। मैं फ़िलहाल आपको ये चीज़ समझाने के लिए उसको दोबारा से इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ से मैं ले आया अपनी टाइमलाइन, और ये सब काम कैसे करते हैं ये आप पहले सीख चुके हैं, आपको दोबारा सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरफेस वाली क्लास में हमने बहुत डिटेल में समझा था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 फ्रेम्स की एनिमेशन बनाई है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 से लेकर 250 फ्रेम्स की एनिमेशन की टाइमलाइन दी होती है यहाँ पे। लेकिन अगर आपने 100 फ्रेम की एनिमेशन क्रिएट की है यहाँ पे ब्लेंडर में, तो आपको रेंडर करने से पहले यहाँ पे ब्लेंडर को बताना चाहिए कि आपने फ्रेम 1 से लेकर फ्रेम 100 तक ही रेंडर करना है। अदरवाइज़ ये क्या करेगा कि ये पूरी 250 फ्रेम्स को रेंडर करेगा और 100 फ्रेम के बाद जितने भी फालतू फ्रेम हैं एम्प्टी, उसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस रेंज का एक फ़ायदा और भी है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके नीचे टाइम स्ट्रेचिंग है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, इसको इसी तरह रहने दें। स्टीरियोस्कोपी में आपने नहीं जाना, इसको एज इट इज़ पड़ा रहने दें। आउटपुट आपके काम की चीज़ है। आउटपुट क्या चीज़ है कि आप एनिमेशन एक्सपोर्ट करने से पहले यहाँ से फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं अपना कस्टम, कि आपने अपनी एनिमेशन किस फ़ोल्डर में एक्सपोर्ट करनी है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने ये फ़ोल्डर सेलेक्ट करके यहाँ से एक्सेप्ट किया, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये, और यहाँ से ये फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो ये अब मेरा फ़ोल्डर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैं कोई एनिमेशन एक्सपोर्ट करूँ तो ये उसी फ़ोल्डर में जाएगी। लेकिन जब भी आप ब्लेंडर में न्यू फाइल लेते हैं तो ये वापस से रीसेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हर दफ़ा एनिमेशन एक्सपोर्ट करने से पहले आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके नीचे है जनाब ऑप्शन कैशे रिज़ल्ट का। अगर आप किसी बहुत हेवी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये उसका आउटपुट आपको देगा EXR फाइल में, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे EXR फाइल क्या होती है। इसके नीचे ऑप्शन है फाइल फॉर्मेट का, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। स्टिल इमेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बिट में वगैरह, PNG, JPEG वगैरह में। और वीडियो एक्सपोर्ट करनी है तो उसके भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन है FFmpeg का। ठीक है, FFmpeg या MPEG वीडियो का फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है इनकोडिंग का। इनकोडिंग का ऑप्शन खोलें तो आपको यहाँ पे वीडियो कोडेक बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है H.264। ये बहुत ही हाई क्वालिटी की वीडियो होती है, लेकिन इसका फाइल साइज़ जो होता है वो छोटा होता है। अगर आपने प्रीमियर में या किसी और सॉफ्टवेयर में वीडियो एडिटिंग की है तो आप इस H.264 की अहमियत को अच्छे से समझते होंगे। इसके नीचे आउटपुट क्वालिटी है, ये आप हाई पे रखें तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। इसके नीचे इनकोडिंग स्पीड है, जितनी स्लो स्पीड में आप इनकोड करेंगे इसको उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। गुड पे उससे कम आएगा और रियल टाइम पे उससे भी कम आएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसके नीचे की फ्रेम इंटरवल है, इसको 15 ही रहने दें, इसको ना छेड़ें। इसके नीचे ऑडियो का ऑप्शन है और ऑडियो कोडेक में फ़िलहाल लिखा है नो ऑडियो। अगर आपने अपनी एनिमेशन में कोई ऑडियो फाइल यूज़ की है, कोई साउंड इफ़ेक्ट अप्लाई किया है, तो यहाँ से आपको उसका फॉर्मेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, MP3, AC3 या AC जो भी आपने रखना है फॉर्मेट। अगर आपने ऑडियो अप्लाई की है यहाँ पे अपनी एनिमेशन में, लेकिन यहाँ से नो ऑडियो है, तो उसको रेंडर करने पर आपको म्यूट वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से जब भी ऑडियो अप्लाई करें या ऑडियो ऐड करें एनिमेशन में, तो यहाँ से MP3 या AAC या कोई भी फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर लें जो भी आपको चाहिए हो। वैसे AAC या MP3 बेस्ट रहता है। उसके बाद इसके नीचे और कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको बताने वाली हो। एक चीज़ फाइनल में और आपको बता दूं जो बहुत आपके काम आएगी। मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा या सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपनी वीडियो एनिमेशन FFmpeg वीडियो फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें, ठीक है। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 100 फ्रेम की एनिमेशन बनाई और 99 फ्रेम के ऊपर जाके ब्लेंडर क्रैश कर गया, या लाइट चली गई, आपके पास UPS नहीं था, आपका सिस्टम बंद हो गया, या किसी और वजह से आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, तो आपकी सारी मेहनत गई। ये भगवान क्या जुल्म है। आपने 99 फ्रेम्स रेंडर करने में अगर 2 घंटे लगाए थे, वो 2 घंटे आपको दोबारा से लगाने पड़ेंगे। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप यहाँ से PNG फॉर्मेट लें और उसके बाद जब आप अपनी एनिमेशन यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, रेंडर में जाके रेंडर एनिमेशन एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो एनिमेशन कैसे एक्सपोर्ट होगी, एक फ़ोल्डर आप जो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से आउटपुट से, वो उसके अंदर स्टिल इमेजेस एक्सपोर्ट करता जाएगा PNG फाइल में। और फॉर एग्जांपल 99 फ्रेम्स के ऊपर जाके ब्लेंडर क्रैश कर गया, या आपका CPU ऑफ हो गया, या रीस्टार्ट हो गया, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको अपना ब्लेंडर ऑन करके दोबारा सिर्फ एक फ्रेम दोबारा से रेंडर करना पड़ेगा। 99 रेंडर हो चुके होंगे, वो सेफ होंगे आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर। आपने सिंपल यहाँ से ब्लेंडर ओपन करना होता है और फ्रेम स्टार्ट आपने लिखना है 100 और एंड फ्रेम भी 100। तो ये क्या करेगा, सिर्फ जो 100 नंबर का फ्रेम है उसको एक्सपोर्ट करेगा, या आप यहाँ से 99 ले सकते हैं, 99 से 100, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 फ्रेम्स आपको एक्सपोर्ट करके दे देगा दोबारा, और आपका जितना भी टाइम था वो ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। आपने मेरा मैकडोनल्ड वाला लोगो देखा होगा एनिमेटेड, की एनिमेशन को एक्सपोर्ट किया था। आप देखिए मैंने 100 फ्रेम्स की एनिमेशन बनाई थी, और यहाँ आपको फ्रेम 1 2 3 4 5 इस तरह करके आपको यहाँ पे फाइनल 100 फ्रेम की एनिमेशन शो हो रही है। और ये एनिमेशन कुछ इस तरह की होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाऊं, ये पहला फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखे नाम लिखा नज़र आ रहा है। ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरह करके ये 100 फ्रेम की एनिमेशन बनती है। और उसके बाद जो आपको फाइनल आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये देखें बहुत छोटी सी एनिमेशन है 10 सेकंड्स की। PNG फाइल में एक्सपोर्ट करने के बाद एनिमेशन इसको कंपोज कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे अपनी अगली क्लासेस के अंदर। फ़िलहाल आज हमने सीखा रेंडर इंजन्स के बारे में, और अब बिल्कुल एंड पे एक चीज़ और आपको बतानी रह गई है, वो थी ये वर्क बेंच वाली। वर्क बेंच यहाँ पे क्यों दिया गया है? फॉर एग्जांपल आप इसको रेंडर करना चाहते हैं इस व्यू के अंदर, यानी कि इसके अंदर मटेरियल अप्लाई ना हुआ हो, शो ना हो, और जैसा आपने ये ग्रे कलर का मॉडल बनाया है आप चाहते हैं कि ये इसी रिज़ल्ट में रेंडर हो के इमेज फाइल में सेव हो। तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ से वर्क बेंच, जैसा कि नाम से ही जाहिर है वर्क बेंच यानी जो आपने वर्क किया है उसके अंदर आप इसको एक्सपोर्ट करें। यहाँ से आप स्टूडियो ले सकते हैं, मेटा कैप ले सकते हैं, फ्लैट किया है, ये सारी चीज़ें क्या हैं ये हमने रेंडर वाली क्लास में पढ़ा था, जो हम यहाँ से चेंज करते थे, ये सारी चीज़ें वही हैं। और अब आप देखें कि अगर मैं यहाँ रेंडर व्यू में जाऊँ तो ये लाइट और शेडोज़ का इफेक्ट तो दिखा रहा है, लेकिन ये ग्रे स्केल में दिखा रहा है, जबकि इसके ऊपर मैंने रेड कलर का मटेरियल अप्लाई किया। अगर मैं EV में जाऊँ तो तब भी ये रेड दिखा रहा है, साइकिल्स में जाऊँ तो तब भी ये रेड दिखा रहा है, लेकिन वर्क बेंच के ऊपर ये इसको कोई मटेरियल अप्लाई करके नहीं दिखा रहा और सिर्फ लाइट और शेडो का इफेक्ट दिखा रहा है। अगर अभी मैं इसको यहाँ से रेंडर में जाकर रेंडर करूँगा तो ये आप देखें मुझे कि ये इस तरह शो हो रहा है जैसे इसके ऊपर कोई मटेरियल अप्लाई किया ही नहीं।
यानी ये हमारा वर्क बेंच का रेंडर है। ठीक है, तो ये थी आज की रेंडर इंजन्स की क्लास और आउटपुट हमने सीखा। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो भी चीज़ समझ ना आया करें आप कमेंट लाजमी करके पूछा करें या ग्रुप में पोस्ट कर दिया करें कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर कि रेंडर इंजन इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, ईवी या साइकिल्स। ईवी इंजन भी अच्छा है लेकिन इसके अंदर जो लाइट कंडीशन है और शेडोज़ की वो उतनी रियलिस्टिक नहीं आती जितनी साइकिल्स के अंदर आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईवी बेकार इंजन है, ईवी बहुत अच्छा इंजन है। साइकिल्स जो है वो ज़रा हेवी पीसी के लिए है, लेकिन साइकिल्स का जो रेंडरिंग रिज़ल्ट है फाइनल वो बहुत बेहतरीन है ईवी की निस्बत। इसमें जो लाइटिंग कंडीशंस है वो बहुत रियलिस्टिक आती हैं और सबसे अच्छी बात यह है साइकिल्स की कि इसके अंदर आपको एम्बिएंट ऑक्लूजन, ब्लूम और स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस टाइप के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको इनेबल नहीं करने पड़ते मैनुअली। तो आपके पास एवरेज पीसी है तो ईवी यूज़ करें, जीपीयू सपोर्ट है आपके पास तो साइकिल्स यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है। आज की क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।